नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। चर्चा कर रहे थे राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पश्चिमी मरुस्थल चल रहा था और उसमें हम देख रहे थे शुष्क मरुस्थल। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं ना मरुस्थल को, अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल। तो हमारा जो चल रहा था वो शुष्क मरुस्थल चल रहा था और काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। और पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, ये जो पट्टी दिख रही है ना आपको, जल पट्टी बोलते हैं इसको, लाटी सीरीज को लेकर हमने बात की थी और डिटेल में हमने समझा था कि ये क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ दो चीजें और जोड़ी जाती है इसमें मरुस्थल के अंदर। एक तो लाठी सीरीज हो गया और एक और है इसमें प्लाया झीलें, और एक चीज और है खड़ीन कृषि। तीनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है, मतलब तीनों का हल्का फुल्का संबंध है। लेकिन ये झीलें कुछ लवणीय होती है, कोई मीठे पानी की होती है या कोई कृषि के लिए होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की होती है। तो हम इनको समझते हुए पढ़ रहे हैं और देखते हुए पढ़ रहे हैं कि ये किस प्रकार होती है। अब देखना आगे, ध्यान से देखना चीजों को। हमने देखा था कि जो लाठी सीरीज है ना, वो एक पट्टी के रूप में हमारे सामने मौजूद होती है इस तरह। ठीक है, जैसे कि एक नदी हो गई, तो नदी का कुछ हिस्सा जो जैसलमेर के अंदर हमको एक अवशेष के रूप में नजर तो नहीं आता है, लेकिन वहां पे कुछ घासें होती है। ठीक है, जैसे सेवन घास, दामन घास, करण घास। तो इनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ, यहाँ कोई जमीन के अंदर कोई नदी है। तो उसी के कारण यहाँ पे ये पौष्टिक घासें हो रही है और ये घोड़ावन की प्रजनन स्थिति उनको स्थली उनको कहा जाता है, ये हमने देखा था। तो हमें हम ये अंदाजा लगा देते हैं कि ये चट्टानों से ढकी हुई है और वो चट्टानें कौन सी थी, बलुई पत्थर की चट्टानें थी। ठीक है, जुरासिक काल की, जुरासिक काल में निर्मित हुई। तो ये लाठी सीरीज थी। लेकिन ध्यान से समझना कि ये झील होती है ना, तो कोई नदी अब अपना रास्ता तो नहीं बदलेगी ना। जैसे कि अगर जमीन के ऊपर कोई नदी है ना, तो वो कभी रास्ता बदलेगी तो कोई लंबे समय बाद रास्ता बदलेगी। ऐसा नहीं है कि इस बार यहाँ बह रही है, अगली बार यहाँ बह रही है। ठीक है, अगर एक मैदान की बात करें हम, तो हो सकता है कि जैसे बिहार की हम बात करें, तो बिहार की कोसी नदी हर बार बाढ़ आती है उसमें। ठीक है, तो कभी कभी क्या अपना रास्ता बदल के कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो लोग वहां पर रात को सोते रहते हैं ना। तो कभी उनके साथ ऐसा होता है कि अचानक से उनके घर में पानी भर जाता है। तो वो नदियां तो वो पहाड़ों से एकदम बह के आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो जैसलमेर मैदानी इलाका है ना, तो यहाँ पे नदियाँ अपना रास्ता मोड़ेगी ना, तो इतना मतलब जल्दी नहीं बदल देगी। ठीक है, तो समझना। और दूसरी चीज की भूमिगत नदी है वो, तो ये रास्ता नहीं बदलेगी। और ये काफी समय से हमारे सामने ये घासें जो हो रही है ना, काफी लंबे समय से होती आ रही है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये स्थायी झील है। कौन सी? लाठी सीरीज। इस झील तो नहीं कह सकते हम इसको। ठीक है, झील नहीं कह सकते हम इसको, एक नदी का हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई बहुत है इसकी, 70 से 80 किलोमीटर है और एक पट्टी के रूप में हमारे सामने। अब झील तो घुमावदार होती है थोड़ी, ठीक है, गहरी होती है, हमें दिखती है हमारे सामने, लेकिन ये तो भूमिगत है, तो झील तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक जल पट्टी। और इसको अवशेष जो माना जाता है ना, वो सरस्वती नदी का माना जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा इसकी खोज की गई, तो काजरी वैज्ञानिकों के, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये हमने देख लिया था। अब समझना आगे। ये तो हो गई लाठी सीरीज। तो माइंड में यही रखना आपकी, ये स्थायी झील है, न कि अस्थायी झील है। अब दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये देखना। जैसे कि मान लो ये इलाका है जैसलमेर का। ठीक है, पूरा इलाका ये जैसलमेर का इलाका है। और इसी जैसलमेर के इलाके में हम देखते हैं कि एक सम नाम का एक स्थान है यहाँ पे जैसलमेर के अंदर। ठीक है, सम जैसलमेर, जिस जहाँ पे 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, तो वो मान लो कि ये इस जगह है, ये इलाका है जो सम जैसलमेर का है। उसके बाद नीचे आगे आते हैं ना हम, तो ये मान लो कि दूसरा है, ये तीसरा है। तो 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे ना जैसलमेर के अंदर, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे ना जैसलमेर के अंदर इधर, तो बारिश हल्की हल्की बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो समझना यहाँ पे क्या होता है कि टीले होते हैं ना इस प्रकार। ठीक है, घुमावदार टीले होते हैं। अब टीले एक प्रकार के नहीं होते, काफी सारे टीले होते हैं। लहरदार हो गए, अनुप्रस्थ हो गए ना, वो बरखान हो गए जो ऊंचे बनते हैं, कुछ मैदानी टीले होते हैं, कुछ टीले होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। तो ये से, तो ये क्या होते हैं कि टीले जो काफी टीले ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, कोई छोटे छोटे बनते हैं, कोई बड़े बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो जब बड़े बड़े टीले बनते हैं ना, तो उनके भीतर काफी बड़ी मात्रा में एक मैदान बन जाता है। एक टीला यहाँ पे बन गया ना इधर, और एक टीला यहाँ पे, तो इनके भीतर एक मैदान बन जाता है इस तरह। उसको हम निम्न भूमि बोल सकते हैं, तली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैदान बन जाता है उनके अंदर, टीलों के अंदर।
तो क्या होता है, जब भी बारिश होगी ना, जब भी बारिश होगी तो यहाँ पे बारिश अपना पानी इकट्ठा करेगी। समझना, कहाँ की बात हो रही है, तो इस इलाके की बात हो रही है, इस इलाके की बात हो रही है, तो इसको समझना आप चीज को। और ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये प्लाया झील की बात कर रहे हैं, प्लाया झील की, प्लाया झील की, ठीक है, प्लाया झील की। तो समझना कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगता है, कहाँ पे, किस स्थान पे, तो जैसलमेर के अंदर ज्यादा जैसलमेर बनती है ना, इसलिए, बाकी हर जगह होता है ये। जोधपुर के कुछ हिस्सों में होता है, जैसलमेर में हो रहा है, ठीक है, फलोदी में होता है, बीकानेर में, बाड़मेर में, तो काफी ज्यादा जगह ऐसी झीलें बनती है। और ये झीलें क्या होती है, अस्थायी होती है, ध्यान रखना, अस्थायी। अस्थायी क्यों होती है ये भी समझ लो। अस्थायी इसलिए होती है कि टीले स्थायी नहीं होते हैं, टीले स्थायी नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने सम जैसलमेर का नाम लिया था यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, और पानी कम होगा ना तो जो वो रेत होती है ना, मिट्टी, ठीक है, बारीक मिट्टी, वो क्या उड़ती रहती, तो कहीं आज यहाँ पे वहां पे अगर बारिश होती रहती तो मिट्टी जमती रहती। और आपको पता है बारिश होने के बाद जो मिट्टी जमती है ना, तो करोड़ों साल बाद वही तो मिट्टी चट्टान का आकार ले लेती है, और वही तो दब जाती है, ठीक है, और उसके बाद नई मिट्टी ऊपर आती है, चढ़ जाती है, तो वो जो पुरानी जो चट्टानें बन गई ना, तो करोड़ों साल बाद उसको एक नए काल के रूप में नई चट्टानों का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जम नहीं पाती है, क्यों, क्योंकि बारिश नहीं हो पाती है, तो उससे क्या होता है कि टीले, आज यहाँ पे बना, कल वही टीला दू कहीं और बन रहा है, ठीक है, उसी रेत से, तो वो चीजें हो रही है, इसलिए इनको अस्थायी कहा जाता है। और इस लाटी सीरीज को स्थायी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि एक जलपट्टी के रूप में, एक नदी के अवशेष के रूप में हमारे सामने ये निकल के आई है, कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर। तो यहाँ पे समझना आप, जैसे ही बारिश होगी ना, तो क्या होगा कि यहाँ से मिट्टी काटते हुए, टीलों से मिट्टी काटते हुए नदी क्या करेगी कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहेगा। तो इसको इसीलिए अपर्दन बोला जाता है। क्या करती है टिल्लो, मतलब टिल्लो, अपर्दन क्या होता है, मिट्टी को जैसे कि पशु होते हैं ना, पशु जो जंगल में चरते हैं, ठीक है, तो हम नहीं कहते कि अपरदन के कारण ये क्षति हो रही है, ठीक है। जैसे कि जैसलमेर को भी, सॉरी, मरुस्थल को भी माना जाता है ना एक कारण, कि अपरदन के कारण जैसलमेर बने, मतलब मरुस्थल बनने का भी कारण रहा है अपरदन। तो जब चलते हैं ना, तो मिट्टी गीली होती है, ठीक है, तो उनके पैरों से चिपक चिपक के वो मिट्टी, अपरदन होता है मिट्टी का, इसी अपरदन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, बारिश से अपरदन होता है। जैसे कि सूखी, बिल्कुल सूखी मिट्टी, बारिश हो रही तो यहाँ क्या होगा कि कोई टिल्ले की मिट्टी अंदर इधर आती रहेगी, ठीक है, इधर आती रहेगी, इधर आती रहेगी, और क्या होगा, बारिश होगी ना, अब दूसरी चीज, ये मिट्टी कौन सी है, बलुई मिट्टी, और आपको पता है जमीन में काफी जल्दी चली जाती है। तो जैसे ही बारिश हुई, तो बारिश का पानी तो क्या होगा, जमीन में उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नमक की मात्रा होती है ना, 33 सागर का अवशेष रहा है, तो यहाँ पे जो नमक की मात्रा होती है ना, तो वो नमक क्या, ऊपर जमने लगता है, किस पे, इन टिल्लों पे, ठीक है, जमने लगता है। तो यही कारण बनता है किसका, यहाँ पे वनस्पति नहीं उग पाती है, ठीक है, कोई घास नहीं उग पाती है। क्यों, क्योंकि लवणता काफी ज्यादा होती है। तो प्लाया झीलों को लवणता वाली झीलें भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो एक मिट्टी है ना, वो लवणता युक्त मिट्टी होती है, किसमें, प्लाया झीलों में। तो अब समझना, यहाँ पे घास सिर्फ कहाँ पे उगेगी, यहाँ पे लाठी सीरीज में, यहाँ पे घास नहीं उगेगी। तो हमेशा मरुस्थल में ध्यान रखना कि सिर्फ लाठी सीरीज ऐसा स्थान होगा जहाँ पे सेवन घास, धामण घास, करदम घास, करण घास, ठीक है, जितनी भी घासें होती है ना, वो सारी कहाँ पे निकल के आएगी हमारे सामने, लाठी सीरीज में। यहाँ पे नहीं उग पाएगी, क्यों, क्योंकि लवणता की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे मिट्टी नहीं उग पाएगी। समझ गए ना चीज को। तो लवणता की मात्रा ज्यादा होने के कारण, दूसरी चीज, लवणता ज्यादा होगी तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं उग पाएंगे, ठीक है। और ये अस्थायी जिले होती, स्थायी जिले नहीं होती है। तो नए पेड़ पौधे यहाँ पे नहीं उग पाएंगे, जो पेड़ पौधे हैं वो मजबूती के साथ खड़े हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा समय के लिए रहती नहीं है, मिट्टी के साथ नमक भी उड़ जाता है और चला जाता है। अब आप ये कह सकते हो कि क्या इनका संबंध लाठी सीरीज से हो सकता है क्या, तो संबंध हो सकता है, लेकिन हमने एक कुआं देखा था ना, नाचना कुआं, ठीक है, यहाँ पे स्थित है नाचना कुआं, पिछली क्लास में हमने देखा है। तो नाचना कुआं हमने देखा, तो हमने क्या देखा था, 2.5 लाख प्रति घंटे, ठीक है, 2.5 लाख प्रति किलो, 1 घंटे में वहां से पानी निकाला जा सकता है, पीने का भी, सिंचाई के लिए भी। 2.5 लाख किलो पानी, मतलब लीटर, 2.5 लाख लीटर 1 घंटे में निकाला जा सकता है। तो आप सोच सकते हो ना कितने तेज गति से यहाँ पे पानी बह रहा है। तो एक कुआं तो होगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कुएं बना रखे होंगे ना, यहाँ पे सिंचाई के लिए बना रखे होंगे, पीने के पानी के लिए बना रहेंगे, पशुओं के लिए बना रखे होंगे,
या कुछ नलकूप लगा रखे होंगे जो सिंचाई के लिए यूज में ले रहे होंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होगी इसके पास, ठीक है। तो हम बहुत किताबों में लिखा उसकी बात करें, लेकिन वर्तमान में स्थिति होगी ना, तो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी का यूज हो रहा होगा। और ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे सौर ऊर्जा की मतलब भरमार है ना यहाँ पे, तो काफी ज्यादा सौर ऊर्जा का यूज भी यहाँ पे हो रहा होगा। तो इसके चलते ठीक है यहाँ पे अच्छी अच्छी घास हो रही है। तो जो भी इसका संबंध हम इसके साथ जोड़ते हैं ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे पलाया झीलें बनती हो, लेकिन लवणता की मात्रा कम हो जाती होगी। क्यों? क्योंकि जब भी ये पानी उसमें जाके मिलेगा ना, मीठा पानी, तो कहीं ना कहीं नमक की मात्रा कम कर देगा। कितना नमक बताओ यहाँ पे करते होंगे, कितनी बारिश होती है, हल्की सी बारिश होती है तो हल्का सा नमक जमता है यहाँ पे, ठीक है। हल्की सी बारिश होगी तो हल्का सा नमक जमेगा। तो कितना अपर्दन करके नमक लेके आ जाएगी मिट्टियाँ, ठीक है। हर रोज तो यहाँ पे मिट्टियाँ उड़ रही है, तो इतना नमक नहीं आता। तो जितनी भी बारिश होगी ना, तो नमक जमेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसकी मात्रा में कम होगा। तो ज्यादा असर नहीं करता है किस पर, इस लाटी सीरीज के ऊपर। तो समझ गए ना कि इसका और इसका संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ जाता है और ये हावी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी अपने आप में एक नदी है यहाँ पे। तो समझ गए इनका दोनों का संबंध, और दोनों में क्या असमानता है वो भी समझ गए ना। तो ये है पलाया झील है, पलाया झील है। सबसे ज्यादा कहाँ पे बनती है? तो जैसलमेर इलाके में, जैसलमेर में अस्थाई होती है। लिखते रहना ये अस्थाई। देखो पलाया झीलें क्या होती है, तो इस तरह का बनाना दो टीले, फिर टीले छोटे बनाना, मैदान बड़ा बनाना है, क्योंकि ये काफी बड़ी मात्रा में होती है, तो काफी ज्यादा बारिश होती है ना, तो काफी सारा पानी इकट्ठा होता है, तो उसके हिसाब से, ठीक है, ये होती है। फिर मृदा अपरदन करती है, और जैसलमेर में ज्यादा बनती है, अस्थाई झीलें होती है। और दो चीजें इसके लिए और है, एक तो इसके लवणीय झीलों को ढाड़ कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहता है? ढाड़, ढाड़ कहा जाता है। दूसरी चीज इनमें और है कि सेलिनाश, सेलिनाश भी कहते हैं इनको। किनको? इन झीलों को। देखो पूरी लाइन क्या है, खारे पानी की पलाया झील को सेलिनाश कहा जाता है, सेलिनाश, सेलिनाश। तो ये थी पलाया झील है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है कि लवणता के कारण ये वनस्पति यहाँ पे नहीं उग पाती है। और जरूरी नहीं है कि ये एक जगह भी बने, ये जरूर हो सकता है कि ये खड़ीन जो पड़ेगा ना आगे, वहां पे भी बनती हो सकता है कि या लाटी सीरीज के ऊपर भी बन जाती हो, क्योंकि तो भूमिगत जल है ना, ऊपर तो मैदानी है, चट्टानी इलाका है, तो यहाँ पे भी बन सकती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे बाटाडू का कुआं है, ठीक है, और यहाँ पे कोलाय झील है जो मीठे पानी की झील है, और इसको ही जैसलमेर का उद्यान कहा जाता है, सुंदर उद्यान कहा जाता है। और ये जल महल कहलाता है बाटाडो का कुआं, ठीक है। तो ये थी। अब लिख लेना प्लाया झील और बना लेना, उसके बाद देखते हैं खड़ीन कृषि क्या होती है। तो एक बार बना लो मैप को, और इसमें बता देता हूँ। देखो प्लाया झील हमने इसमें बनाई नहीं है, क्योंकि वो अस्थायी होती है, तो कहीं भी नहीं बनाई जा सकती है। तो आप जैसलमेर में ज्यादा बनती है, तो इस तरह का कोई भी गोला बना के लिख देना, प्लाया झील है जैसलमेर में ज्यादा बनती है। आगे देखते हैं फिर। क्लास को रोक के आराम से अच्छे से बनाना समझते हुए, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने बात की प्लाया झीलों की और लाटी सीरीज की। दो क्लास, पिछली क्लास में लाटी सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया था, इसमें हमने प्लाया झील को बात कर ली। अब देखते हैं आगे खड़ीन कृषि क्या होती है, खड़ीन क्या होता है, ठीक है। समझना आप चीज को। हाँ, लाटी सीरीज एक पट्टी है हमारे सामने, जल पट्टी, एक नदी के रूप, नदी जैसे बहती है ना, उसी तरह एक चौड़ी चौड़ाई है और बहुत ज्यादा लंबाई है। और उसके किनारे किनारे पर घास होती है, जैसे मंगरे देखे होंगे ना, मंगरों के अंदर घास नहीं होती है क्या, छोटी छोटी उग जाती है। वैसे यहाँ पे चट्टानी इलाका है, और उस चट्टानों में कुछ घास उग रही है, ठीक है। तो काफी चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, तो ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए इसकी खोज की गई और पता लगाया कि क्या है, तो पता चला कि ये सरस्वती नदी का अवशेष है। उसके बाद प्लाया झील देखी, तो प्लाया झील क्यों है, जो लवणीय होती है और सर्वाधिक जैसलमेर बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसलमेर भी बनती हो, क्योंकि प्लाया का अगर अर्थ देखें ना, तो जिस भाषा का ये अर्थ है ना, उसका अर्थ होता है अर्ध शुष्क प्रदेशों में बनने वाली झीलें। अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेशों, किस भाषा का? ग्रीक भाषा का हो सकता है ये, किसी की मैं याद आएगा बता दूंगा। लेकिन अर्ध शुष्क प्रदेशों में बनने वाली है। लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे बनती है, तो ये जैसलमेर में ज्यादा बनती है।
लेकिन ये जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश आती है ना, वहाँ पे ज़्यादा बनती है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि राजस्थान में जो अ, खारी झीलें होती है ना, उसका इलाका ज़्यादातर ये मिलता है हमको, ठीक है, यहाँ पे। तो वो देखेंगे जिले जब पढ़ेंगे तब, अभी उनकी बात नहीं करनी है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 15वीं शताब्दी की। 15वीं शताब्दी मतलब कि 1500 ईस्वी की, ठीक है। तब ना तो भारत के अंदर अंग्रेज थे, और संघर्ष चल रहा था राजस्थान में तो राजपूतों का ही राजपूतों से चल रहा था, ठीक है। क्योंकि राजा ही राजा आपस में लड़ रहे थे। राजपूत, राजस्थान में सबसे ज्यादा लड़ाई तो राजपूतों ने राजपूतों से ही लड़ी है। मुगलों की बात तो बहुत दूर थी। जैसे कि अकबर की बात करें तो अकबर ने भी जो लड़ाई लड़ रही थी ना, तो उसका सेनापति लड़ रहा था महाराणा प्रताप से, 1640, ठीक है, इसके आसपास की जो बातें थी वो। तो समझ लेना कि जो मुगलों के भी कहीं कहीं ना कहीं सेनापति रहे ना, वो भी राजपूत रहे हैं। और इधर इन राजपूतों के सेनापति भी राजपूत या मुगल रहे। तो ये इनके आपस में टकराव चल रहा था। लेकिन हिस्ट्री में नहीं जाना हमको, समझनी है यहाँ पे एक चीज हमको 15वीं शताब्दी की, कि ये क्यों बात कर रहे हैं, हम इतना पीछे क्यों गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे राजा होते थे। अब जैसलमेर में भाटी वंश हो गया, जोधपुर में राठौड़ वंश हो गया, जयपुर में, ठीक है, तो ये सारे चल रहे थे यहाँ पे। जैसलमेर में भाटी वंश आपको पता है, सुना होगा नाम। तो इन्होंने अपने किले बनाए, बड़ा बड़ा किले, ठीक है। और कर्नल टोड ने कहा कि वहां पे पहुंचने के लिए वो पैर, रेत के घोड़े के पैर चाहिए, क्या लगा उसने कि वैसे लोहे के पैर चाहिए, ठीक है, लोहे के पैर चाहिए जैसलमेर दुर्ग को भेदने के लिए, ऐसा कहा था उसने। तो ये चीजें हमारे सामने है बहुत सारी। अब एक चीज और देखो आप, हम अरावली जब भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम ये ढूंढते हैं कि कौन सी चोटी कितनी बड़ी होगी, कौन सी चोटी कितनी बड़ी होगी। जैसलमेर में हमें ये पता लगाना पड़ता है कि नया वृक्ष तो नहीं हो गया कहीं, एग्जाम में नया नहीं पहुंच ले, तो खोज खोज की चीजें निकालनी पड़ती है। और अरावली में, मैदानी भागों में यहाँ पे चीजें स्थित है, उनको ही हमें रटना पड़ता है। लेकिन रेगिस्तान में हमको नई नई चीजें खोजनी पड़ती है, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये राजा होते थे ना, ये क्या करते थे कि जमीन देते थे किसको, जमींदारों को। अब राजा डायरेक्ट किसी किसान से जाके तो बात नहीं करेगा, वो बात करेगा एक गांव के मेन जो भी आदमी होगा ना उससे, और कहेगा कि ये जमीन है, ठीक है, इस पे आप खेती कीजिए, और जितना भी आपका मुनाफा होता है उसका 1/4 राज दरबार में भिजवा दीजिएगा, और आप कीजिए खेती, ठीक है। तो समझ गए ना चीज को कि 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी के आसपास जैसलमेर के अंदर, मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर खड़ीन कृषि होती थी। खड़ीन खड़ीन कृषि होती थी, और इसमें क्या होता था कि इसमें राजा के द्वारा एक गांव को जमीन अलॉट कर दी जाती थी। जैसे कि पूरा जैसलमेर है ये, तो इतनी जमीन, इतनी जमीन, इतनी जमीन और इतनी जमीन गाँव को अलॉट कर दी जाती थी। लेकिन इसमें एक चीज और थी कि जैसलमेर के अंदर जो उत्तरी भाग था ना जैसलमेर का, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो इसके ऊपर ऊपर यहाँ पे खड़ीन कृषि होती थी, ज्यादातर यहाँ पे होती थी। अब यहाँ पे देखना कृषि क्या होती है जो, ये याद रखना कि 1/4 भाग राजा को दिया जाता था। 15वीं शताब्दी के आसपास की बातें हैं। राजा होता था, जमींदार होते थे, जमींदारों के द्वारा गांव में ऐलान करवाया जाता था और कहा जाता था कि आप सामुदायिक कृषि कीजिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति कृषि नहीं कर सकता। जिस तरह की हम बात करेंगे ना, एक व्यक्ति नहीं कर सकता था वहां पे जानवरों का खतरा, और 2 या 3 महीने के लिए ही फसल का उगना, ठीक है, फिर वो जमीन फसल के लिए कोई यूज में नहीं आती थी। तो इस तरह की चीजें थी। तो वहां पे एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि जानवरों का खतरा, इंसानों का खतरा, हमला कर दे, फसल काट के ले जाए, तो एक सामूहिक कृषि ही वो हो सकती थी, ठीक है। दूसरी चीज, प्लाया झील से अगर उसको जोड़े तो हो सकता है कि खड़ीन कृषि में भी प्लाया झील बनती हो, और वो देखेंगे कैसे बनती हो। तो बता आगे देखना, ये हम मिटा रहे हैं अब, समझना है इस चीज को, खड़ीन कृषि को। इलाका हो गया ये, कोई जैसलमेर कोई नहीं है जिला, ठीक है। ये इलाका है बस एक ऐसा इलाका जो इस तरफ से तो ऊंचा है, और इस तरफ से नीचा है, ठीक है। मैप से दिख गया होगा आपको, ये ऊंचा है जो, ठीक है, बहुत बड़ा। बांध देखे होंगे ना, बांध, तो वही साइज मान लो आप, बड़े बड़े बांध होते हैं ना, कितनी सारी नदियां आके उस बांध में पानी लाती है, उसकी कितनी मतलब की
एक नदी आ रही है, सहायक नदी मिली, सहायक नदी मिली, सहायक नदी मिली, यहाँ पे हमने बांध बना दिया, तो कितनी सारी नदियों का पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। ठीक है, फिर हमने एक नदी निकाल दी यहाँ से, इसी बांध से, फिर इसी में एक दो नदियाँ और मिली, फिर आगे एक और बांध बना दिया, कितनी बड़ी ज्यादा पानी की मात्रा हो गई, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, टरबाइन लगा दिया, जिससे कि बिजली बनाई जा सके। ठीक है, तो इस तरह बिजली बनाई जाती है। तो समझना आपकी कितनी सारी नदियों का पानी मिलता है। तो यहाँ पे अब नदियां तो है नहीं ना, जैसलमेर में नदियां तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो बहुत बड़ी मात्रा में बड़ा बांध होता था, ऐसी जमीन चुनते थे ना राजा, ऐसी जमीन अलॉट करता था जहाँ पे बारिश का पानी अच्छा खासा इकट्ठा हो सके। ठीक है, तो क्या होता था कि जो भी बारिश होती ना इस तरह, तो चारों तरफ तो जमीन ऊंची होती थी और एक तरफ जमीन नीची होती थी, जिससे पानी बह के निकल जाए, जैसे कि यहाँ पे मैदानी भाग मान लो। ठीक है, खुला होता था, बह के निकल जाए। तो यहाँ पे क्या करता था राजा, किसानों को दे देता था। किसान सामूहिक कृषि एक तो कर नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोग होते थे, क्या करते थे यहाँ पे एक दीवार बना देते थे पत्थर की। ठीक है, इस तरह पत्थर की एक दीवार बना देते थे यहाँ पे आगे, तो ये पानी क्या होता था यहाँ पे आके रुक जाता था। अब पत्थर की दीवार के साथ मिट्टी का लेप लगाया जाता था ताकि पानी आगे ना निकल सके, समझना चीज को, आगे ना जा सके। अब यहां से पानी बह बह के आता था और यहाँ पे इकट्ठा होने लगता था, इकट्ठा होने लगता था। ये बात है मार्च की और जून की, मार्च जून, मार्च और जून में लोग रिक्स लेकर काम शुरू कर देते थे, और जुलाई में, जून जुलाई अगस्त और सितंबर बारिश की राह देखते थे लोग, बारिश की राह देखते थे, और यहाँ पे इनके अनुसार, ठीक है, बारिश की राह देखते थे, और अगर बारिश हो जाए तो क्या होता था कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता था। अब दो क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। पहला कि हम जो पलाया झील हमने पढ़ी, तब हमने बात की कि पानी तो जमीन के अंदर जल्दी चला जाता है ना, तो यहाँ पे पानी जमीन के अंदर जल्दी क्यों नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मिट्टी अलग है, वहां पे मिट्टी अलग है, यहाँ पे दोमट बलुई मिट्टी होगी, दोमट बलुई मिट्टी। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, तो समझना, किसान भी इतने पागल नहीं है और राजा भी इतने पागल नहीं है। ठीक है, जो वो रेतीली बलुई मिट्टी में जमीन खेती करने के लिए जमीन दे, और किसान भी इतने पागल नहीं है कि वो बलुई मिट्टी में जमीन मतलब कि जमीन ले खेती करने के लिए, और फिर 1/4 भाग राजा को चुकाए। तो समझना इस चीज को कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग मिट्टियां पाई जाती है, लवणीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, ये सारी मिट्टी जैसलमेर में पाई जाती है। और पहले नदी आती थी तो काफी सारी मिट्टी बहा बहा के लाई है, तो जैसलमेर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलुई मिट्टी ही है, दोमट मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, इस क्षेत्र में, इसीलिए मैंने बोला कि ये जैसलमेर के उत्तरी भागों में ज्यादा होती है, इसीलिए बोला मैंने। अब देखना यहाँ पे, समझ गए ना मिट्टी, तो काफी दिनों तक यहाँ पे पानी भरा रहता था, और अगर बारिश अच्छी हो जाए ना, बारिश अच्छी हो जाए, क्या करते थे यहाँ पे, जल निकासी बनाते थे। जल निकासी बनाने के बाद कुआं बना देते थे यहाँ पे बाहर। ठीक है, टैंक मान लो, टांका बोलते थे, टांका, तो कुआं बनाते थे, टांका बना देते थे लोग। बनाने के बाद क्या होता था, यहाँ पे पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है जो सिंचाई के लिए यूज में आता। अब माइंड लगाना यहाँ पे, सोचना, मान लो कि यहाँ पे पलाया झील बनी। पलाया झील क्या होती है, बहुत बड़ा बांध है, ठीक है, उसी के अंदर कुछ भाग निम्न भूमि है, मतलब खड्डे हैं बहुत बड़े बड़े, तो वही तो पलाया झील हो गई ना, निम्न भूमि में। तो समझना कि पलाया झील का सिर्फ मतलब यही है कि लवणता। ठीक है, तो यहाँ पे नमक बन रहा है, तो यहाँ पे नमक बह बह के आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा नमक, तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे नमक इकट्ठा हो जाएगा पानी के साथ। अब लोग पानी के अंदर फसल नहीं लगाते थे। हमने कहा ना कि सितंबर बारिश का इंतजार करते हैं, अच्छी खासी बारिश हो जाए, पानी भर जाए, उसके बाद ये अपना काम शुरू करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर पानी ज्यादा है, उसकी निकासी के लिए यहाँ पे कुआं बनाते थे। ठीक है, एक नहीं बनाते थे, बहुत सारे बनाते थे, ताकि पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जा सके, और कुएं को पक्का कर दिया जाता था ताकि पानी भरा रह सके, और आगे चलकर थोड़ी बहुत सिंचाई इस कुएं से की जा सके। और सितंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर में फसल लगा देते थे ये, सितंबर तक, महीने 1.5 महीने में पानी, मतलब कि कर लेते थे अपने हिसाब से, पानी या तो सूख जाता था या मतलब बाहर निकाल देते थे। ठीक है, तो सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर में फसल लगा लेते थे वो, और आपको पता है सर्दी का मौसम आ जाएगा, तो ज़्यादा धूप नहीं होगी तो वो फसल ज़्यादा मतलब कि
ज़्यादा गर्मी नहीं होगी ना तो ठीक ठाक स्थिति में हो जाएगी फसल। तो जैसे कि गेहूँ हो जाएंगे, सरसों हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, चने हो जाएंगे जिनको पानी की काफ़ी कम आवश्यकता पड़ती है। अगर आप गाँव के हों या हो तो आपको पता है सरसों को सिर्फ 2 ही बार पिलाया जाता है, चनों को सिर्फ एक बार या 2 बार ही पिलाया जाता है। गेहूँ में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इनकी स्थिति बारिश अच्छी हुई तो गेहूँ, नहीं हुई तो सरसों, इस तरह। तो ये है खड़ी कृषि। अब देखना यहाँ पे मिट्टी, दोमट बलुई मिट्टी, हल्की फुल्की रेत है, बाकी मिट्टी दूसरी है चिकनी मिट्टी, ठीक है, जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, पानी को ज़्यादा सोखती है, मतलब कि ज़्यादा पकड़ पानी की रहती है और गीली रहती है मिट्टी। यहाँ पे स्थिति बनी। अब पलाया झील बनी है, नमक की मात्रा यही है, तो किसान यहाँ पे हल्का फुल्का पानी बचता है ना, इसको यहाँ पे कुएं में भेज देते हैं। क्या होता है कि जो नमक की परत, तो पानी जब जमीन में चला जाएगा ना, जब पानी खत्म हो जाएगा तब परत जमेगी ना नमक की, बाकी तो पानी की, नमक की मात्रा पानी में ही रहेगी ना, ठीक है। तो क्या करते थे कि कुएं को भरते थे तो नमक सारा किसमें चला जाता था, इसमें चला जाता था। अब यही चीज समझना, नमक की मात्रा कोई बारिश के पानी से नहीं आ रहा है, नमक तो यहाँ पे मौजूद है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो जब बारिश का पानी ज्यादा इकट्ठा कुएं में करेंगे ना तो नमक की मात्रा कम होगी उसमें, और क्या होगा कि वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, मतलब हल्का फुल्का नमक होगा, ठीक है। पानी की मात्रा, अब आप 1 किलो नमक लीजिए और 1 लीटर उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ नमक ज़्यादा हो गया। अब 1 किलो नमक लीजिए, 100 लीटर पानी डाल दीजिए, फिर आपको लगेगा क्या कि ज़्यादा हो गया, बिल्कुल आपको लगेगा डाला ही नहीं हमने तो, बिल्कुल ही यही स्थिति होती है। कुएं में ज़्यादा पानी भर जाता है तो नमक की मात्रा अपने आप ही कम हो जाती है, ठीक है, तो ये स्थिति है। तो ये है खड़ी कृषि। अब सितंबर में लगा दी जाती है और दोमट बलुई मिट्टी होती है। उसके बाद 3-4 महीने फसल रहती है और फसल काफ़ी ज़्यादा इलाके में ये लगाई जाती है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल होता है ना, तो आसानी से मिट्टी सूख नहीं पाती, उसको सूखने में 3-4 महीने लगते हैं। सूखने में कैसे, मतलब कि पानी तो जमीन के अंदर चला गया लेकिन नमी रहती है ना, मतलब हल्की फुल्की गीली रहती है, जैसे आपको खोदोगे ना उसको तो अंदर से गीली मिट्टी निकलेगी, तो वो पानी की व्यवस्था हो जाती है। और मान लो कि नहीं हुई तो कुओं के द्वारा उसकी सिंचाई कर दी जाती है, ठीक है, वो उनके हिसाब से वो कर लेते हैं। तो इसके कारण दोमट मिट्टी होने के कारण मिट्टी ज़्यादा दिनों तक गीली रहती है, अच्छी फसल हो जाती है यहाँ पे। और फसल होने के बाद 1/4 हिस्सा किसको दे देते हैं, राजा को दे दिया जाता है, तो बाकी का भाग किसान खुद रख लेते हैं। और ये खेती जो की जाती थी वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है। 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, राजा इनको अलॉट करता था जमीनें, अलॉट करने के बाद पालीवाल ब्राह्मण खेती करते थे और कुछ हिस्सा उनको देते, लेकिन बाद में चल के किसानों ने इनको करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तली तली कुछ बात नहीं करनी है। पलाया झील, लाठी सीरीज और खड़ी कृषि, तीनों का संबंध पता चल गया आपको, क्या हो सकता है कैसे नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, बारिश का पानी मीठा होता है, तो ये लोग हो सकता है कि पीने के लिए भी यूज में लेते हों, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हों, लेकिन लेते हों, ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी मीठा होता है, उसमें कोई लवणता की मात्रा नहीं होती है, तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए भी उन्होंने जुगाड़ किए होंगे। तो ये हमारी चीजें थी खड़ी कृषि को लेकर। लाठी सीरीज में सिर्फ घासें होती है, समझना, लाठी सीरीज जो है ना जहाँ पे घासें होती है, हरियाली होती है, इसीलिए इसको नकलिस्तान कहते हैं। प्लाया जिले सिर्फ लवणता की होती है, तो कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई घास फूस नहीं। खड़ीन कृषि खेती के लिए, तो खेती के लिए जब भी बात होगी खड़ीन कृषि की होगी, उत्तरी जैसलमेर में ज्यादा होती है, बाकी दूसरे सारे इलाकों में ये होती है, सभी लोग करते हैं। लाठी सीरीज स्थिर है, स्थिर स्थायी है। खड़ीन कृषि भी लगभग स्थायी है क्योंकि बड़े बड़े बांध होते हैं, लेकिन प्लाया जिले अस्थायी होती है, ठीक है। तो ये खड़ीन कृषि थी। अब आपको जो जो भी चीज़ें लिखनी हो आराम से वीडियो को वापस रिवाइज करना एक एक बार और हल्की फुल्की चीज़ें लिख लेना। बाकी गाइड आपके पास होनी चाहिए ताकि सारे फैक्ट उसमें लिखे हुए हों और आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा समझना है, समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ज़िंदगी पर थोड़ी लिखना है, क्या कुछ दिनों के लिए तैयारी करनी है, नौकरी लगने के बाद तो क्या लिखना है, ठीक है। तो एक बार इसको मैप को बना लो, खड़ीन कृषि लिख लो और अपने हिसाब से 2-4 फैक्ट लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आराम से वीडियो क्लास को रोकना, आराम से बनाना और जो भी लिखना लिखना, फिर आगे बात करते हैं। देखो एक चीज और इसमें है कि मैंने बना दिया ना, रास्ते बना लेते हैं, तो
यहाँ पे भी आप दिमाग लगा लेना थोड़ा कि हो सकता है कि यहाँ पे इस दीवार को ना तोड़ा जाए और यहाँ पे कुआं खोद दिया जाए। इससे भी, ठीक है, इससे भी क्या होता है कि कुआं भर जाता है, क्योंकि पानी रिसने लग जाता है। लेकिन अगर नमक की मात्रा ज्यादा है ना, तब ये रास्ते बनाने पड़ते हैं ताकि नमक की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, तभी खेती हो पाएगी, कृषि हो पाएगी। तो वो चीज हमारे सामने है। उसके बाद एक शब्द आता है हमारे सामने, बेरी। बेरी होता है ना, जो ये कुएं बनाए जाते हैं ना, इन्हीं को बेरी बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? बेरी बोला जाता है। और इसके अलावा खड़ीन में और कुछ नहीं है। हाँ, बस यही है, ठीक है। अब हमारे सामने तीन चीजें और आती है। बेरी लिख देना कि जो भी कुएं बनते हैं ना, उनको ही बेरी बोला जाता है पानी के रिसने के बाद। अब एक तो होता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग कोई घास नहीं है, ध्यान रखना। इंसेलबर्ग होता है, एक होता है गिरिपद। गिरिपद, और एक होता है ठीक है, एक और होता है, उसका नाम क्या है? बजादा। इन तीनों को साथ में देखेंगे ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो गिरिपद होता है ना, इस इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग जो चट्टान होते हैं ना, चट्टान उनका ढाल नुमा क्षेत्र होता है। और गिरिपद होता है उसी ढाल पर जो से जो रेत बह के आती है ना, उसी को बोलते हैं गिरिपद। और बजादा होता है ना, बजादा, ये वो पानी आने वाला, और जब वो उसमें आके विलुप्त हो जाता है ना पानी, उसको बजादा बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे सामने है। तो ढाल नुमा चट्टानी इलाका, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वो ज्यादा नहीं समझना है, देखो इन पे ज्यादा लोड नहीं देना है। इंसेलबर्ग ढालनुमा चट्टानी, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। गिरिपथ जो होता है वो इन्हीं चट्टानों से फिर जो रेत बह बह के आती है ना पानी के, भारी पानी के साथ, तो उसी को बोलते हैं गिरिपथ। देख लो, गिरिपथ, ठीक है। गिर यानी पहाड़, और पद यानी उनका पद, ठीक है, पाँव, उनके पैर, पहाड़ों के पैर। और बजादा, विलुप्त हो जाता है पानी। अब इसमें कुछ जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ आपको क्या दे रखी है। देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। रेगिस्तान में ढाल नुमा पाई जाने वाली बड़ी चट्टानें को जर्मन भाषा में इंसेलबर्ग कहा जाता है। बड़ी चट्टानों को लिखते ना जर्मन भाषा में इंसेलबर्ग, ठीक है, कहा जाता है। द्वीपीय पर्वत कहा जाता है, ठीक है। द्वीपीय मतलब द्वीप, ऊपर उठा हुआ भाग। तो जब समुद्रों में द्वीप निकल आते हैं ना, तो दिखते हैं ना चट्टान, बड़ी चट्टान। तो इसी तरह जो चट्टान होती है बड़ी बड़ी रेगिस्तान में, तो उसकी बात हो रही है कि, ठीक है, ग्रेनाइट से निर्मित होती है। आबू पर्वत खंड ग्रेनाइट से निर्मित, ग्रेनाइट से। तो गाइड की जरूरी होती है, कुछ चीज छूट ना जाए इतने हमारे लिए। दूसरा है गिरिपथ, इसको पेडीमेंट भी बोलते हैं, और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पहाड़ के नीचे वाला स्थान जहां मरुस्थलीय रेत आकर इकट्ठी हो जाती है क्षेत्र। अब यहीं से चट्टानों से जो रेत इकट्ठी होती है ना, जैसे कि हवा चल रही है, चट्टानों पर रेत इकट्ठी हो गई, वो बह के कहाँ पे चली जाएगी? नीचे। और बजादा स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के निम्न भूमि वाले क्षेत्र जहाँ पर्वत जल लाकर विलुप्त समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, तो तीनों ये है हमारे सामने। उसके बाद रेह, एक कलर मिट्टी होती है, रेह कलर, तो सुनना इसको ध्यान से। पश्चिमी राजस्थान में 33 सागर के अवशेष के कारण विभिन्न प्रकार के लवणीय तत्व मिलते हैं, मतलब कि नमक वाले तत्व मिलते हैं, जिनका समय के साथ रूप परिवर्तित होकर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट रूप में दिखाई देते हैं। कार्बोनेट रूप के कारण सतह अम्लीय एवं बाइकार्बोनेट के कारण सतह क्षारीय दिखाई देती है, जिसे रेह कलर मृदा कहते हैं, ठीक है। लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा की यहाँ पे बात हो रही है। रेह युक्त, उसको पहचानने की बात हो रही है कि किस प्रकार कार्बोनेट दिखेंगे तो किस प्रकार की मिट्टी होगी। रेह युक्त मृदा भूमि ऊसर भूमि कहलाती है। रेह युक्त और सर्वाधिक रेह कलर, ठीक है, युक्त भूमि नागौर में मिलती है। अब क्षारीय और लवणीय युक्त भूमि की बात कर रहे हैं कि ऐसी मिट्टी कहाँ पे होगी, तो कहाँ पे होगी? तो सर्वाधिक नागौर जिले में बताई जा रही है। अब बालसन, तो बालसन क्या होता है कि मरुस्थल का वो भाग जो पर्वतों से घिरा हो, जिसके मध्य जल इकट्ठा हो होने से बनी झीलें झीलें बालसन कहलाती है। अर्थात दो चट्टानों के मध्य वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें बालसन कहलाती है, ठीक, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है ये मध्य अरावली प्रदेश के सिरोही व उदयपुर जिले में देखने को मिलती है। धरियन, दोहरे होते हैं ये लहरदार जो मैंने बना रखे हैं ना, ये धरियन, इनको ही धरियन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बबूलिया, तो पता है आपको, तेज आंधी चल रही है, गोल गोल घूम रहा है, बबूलिया होता है। सीफ क्या होता है तो समझना कि देशांतरी बालू का स्तूप,
जो मरुस्थल में उत्तर से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम की ओर प्रचलित हवा में समांतर तलवार की आकृति में निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसको समझ जाना। सिर्प बोलते हैं। मंगरा हमने बात कर ली। थली क्या होती है तो समझना। लूणी बेसिन के उत्तर में स्थित, लूणी बेसिन के, ये लूणी बेसिन है, इसके उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश थली कहलाता है। मरुस्थलीय प्रदेश तो ये कौन सा, ये तो है मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसको थली कहते हैं। और इसमें नागौर, ये रहा नागौर, बीकानेर, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर, चूरू, चूरू जिलों का क्षेत्र आता है किसमें, थली में। और तली क्या होगी तो तली निम्न भूमि हो जाएगी। तो देखना, मरुस्थल में बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि को तली कहा जाता है। तो निम्न भूमि होगी ना, दो पलाया जिलों के बीच में जो निम्न भूमि बन रही है उसको तली कहा जाता है। तो थली पूरे रेगिस्तान में बनने वाली, ठीक है, और तली निम्न भूमि बनने वाली। तो नाम से पता चल रहा है, देखो थली और तली, तल मतलब बिल्कुल ही तली, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद पीवड़ा, मरुस्थल में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सर्प होता है ये। और कहाँ पे होता है ये, जैसलमेर में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर में और बाड़मेर में, दोनों की सीमा पर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। तो उसी में सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाया जाता है सबसे जहरीला सांप, किसको बोलते हैं, पीवड़ा। उसके बाद कुबड़पट्टी, कुबड़पट्टी तो इसको ध्यान से सुने ना, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें है लिखा हुआ है कि कुबड़पट्टी नागौर, नागौर में झायल स्थान है और अजमेर में पुष्कर की सीमाओं के बीच पाई जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसको मतलब कि पानी में ज्यादा मात्रा होती है वहां पे, तो पेट में कुबड़ निकल आती है, दांत खराब होने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, हड्डियां गलने लगती है, इस तरह की चीजें होती है। तो हम गाइड के हिसाब से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ मिलने वाले भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा की प्रधानता मिलती है 10 पीपीए से अधिक, जिससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिससे मानवीय शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे हड्डियों का मुड़ना, दांतों का पीला पड़ना। राज्य में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिला नागौर है। राज्य में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव असावरा, डिडवाना, मकराना, डिडवाना कुचामन, ठीक है। और फिर है कुलधरा गांव, कुलधरा गांव जैसलमेर में है। और कैक्टस गार्डन यहाँ पे पाया जाता है, कैक्टस गार्डन, ठीक है, कैक्टस गार्डन। ये कुछ फैक्ट है जो हमने लिख लिए। और हाँ, एक चीज और देख लेना, यहाँ पे जो ये कुलधरा की हमने बात की ना, तो जो खड़ीन खेती करने वाले जो ब्राह्मण है ना, पालीवाल ब्राह्मण, तो यह लोग यहाँ से रातों रात चले गए थे। ठीक है, क्यों चले गए थे तो इसी गांव से ही, हाँ, तब क्यों चले गए थे तो वो हमें पता नहीं है। और गांव निर्जन हो गया था, और इसी गांव में डायनासोर के अवशेष पाए जाते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसी गांव से ही डायनासोर तथा व्हेल मछली के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पता करना पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से क्यों चले गए थे, मुझे नहीं पता है सच में। तो ये थी शुष्क मरुस्थल की सारी डिटेल में जानकारी, लगभग 3-4 क्लास हमने ली है इस पे। अब आगे देखेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल, और काफी अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे तो रेत ही नहीं, सॉरी पानी नहीं था, बारिश ही कम हो रही थी, तो हमें चीजें ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ रही थी। और वहां पे सारी चीजें मौजूद होगी उस अर्धशुष्क रेगिस्तान में, तो पढ़ने में भी मजा आएगा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी लगी क्लास बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।